नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। इस देश में पढ़े लिखे लोगों का जिक्र नहीं, बल्कि अगर हम वीसी का जिक्र करें तो आपके जहन में कौन सा नाम याद आएगा? राधा कृष्णन, मदन मोहन मालवीय, सर सैयद, बड़ी लंबी फेरिस्त है। लेकिन इन सब के बीच अब के दौर में किसी वीसी के जरिए मंत्री, पाठ आपने सुना है, मंत्री को लेकर जिस तरीके से कसीदे गढ़े जाते हैं वो आपने सुना है। आज शुरुआत उसी से क्यों, सुन लीजिए। वीसी महोदय और बगल में मंत्री महोदया। कभी हारी नहीं है वो दिल से जो टीवी की महारानी है, भारत की दिखाई संस्कृति जिसकी दुनिया दीवानी है। कभी अभिनेत्री बनके, संसद में भी नेत्री बनके, है सबके दिल और धड़कन में भारत मां की लाडली बेटी बनके। अमेठी ही नहीं बल्कि भारत के हर आबादों में जगाई शिक्षा की ललक ऐसी गूंजी जो स्कूलों और विद्यालयों में दीपक की तरह जलती रहती, रोशन से सदा हर घर करती, सभी को शिक्षित करने को, अपने को निशानत करती। युवा बेटी हो या बच्ची छोटी, वो बनना चाहे समृद्धि जैसी, जिसका जीवन लोगों के लिए जो त्यागिनी है, बलिदानी है, जिसके बातों में है दमकम, जिसका चेहरा नूरानी है। अब यह मुश्किल सवाल है, प्रोफेसर किसका गान करे, लेक्चर किसका गान करे, छात्र क्या करे। इन सारी स्थितियों में वीसी का यह हाल है। 12 इन सब के बीच देश की नजर 72 घंटे पर थी। 72 घंटे बीत गए। आने वाले वक्त में और कितने घंटे लगेंगे, क्योंकि 72 घंटे अब भी बचे हैं 15 तारीख को लेकर। लेकिन इन 72 घंटों का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि 72 घंटे पहले कहा गया था इस 72 घंटे में कुछ ऐसा होगा, कुछ वैसा होगा। लेकिन आज जो बात सामने निकल कर आई, हुआ क्या, जरा रिपोर्ट देखिए। फोन कॉल नंबर, पाकिस्तानी पॉपुलर कंपनी के जूते, पाकिस्तान लेबल वाली बैटरी, पाकिस्तानी दवाइयां, वॉइस सैंपल और सीमा पार से घुसपैठ के सबूत। जी, भारत ने यही सब पाकिस्तान को सबूत के तौर पर सौंपा और पाकिस्तान की तरफ से जवाब आया कि ये सबूत नाकाफी है। पाकिस्तान के मुताबिक फोन नंबर मौजूद नहीं है, तो वॉइस सैंपल कहीं मैच कर नहीं रहा। जूते, बैटरी या दवाई के जरिए आतंकवादियों तक पहुंचा नहीं जा सकता। और सीमा पार से घुसपैठ की किसने, इसके लिए कोई रजिस्टर्ड आतंकवादी तो होता नहीं है। यानी पाकिस्तान को कुछ और सबूत चाहिए। तो भारत पठानकोट हमले के और कौन से सबूत दे, यह भी सवाल है। और पाकिस्तान पठानकोट के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का जो भरोसा दिलाते हुए झेलम, सियालकोट, गुजरावाला, बहावलपुर में लगातार छापे मार रहा है, या फिर यह खबर आ रही है और साथ ही मिलिट्री इंटेलिजेंस, आईएसआई और आईबी की संयुक्त जांच कमेटी गठित भी कर रहा है, तो उससे निकलेगा क्या? क्योंकि पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर रहे आतंकवादियों को लेकर जो नजरिया भारत का है, वह नजरिया ना तो पाकिस्तान का है और ना ही पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन अपने घर में रह रहे आतंकवादी संगठनों को भारत के चश्मे से देखते हैं। मसलन आईएसआई और सेना की भूमिका आतंकवादियों को लेकर भारत के खिलाफ रही है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार के पास जांच के लिए सेना की इंटेलिजेंस और आईएसआई ही सबसे मजबूत संस्थान है। भारत जांच के बाद विस्फोटक एलओसी पार से लाए जाने की बात कह रहा है, तो पाकिस्तान इससे पल्ला झाड़ रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में विस्फोटक उसकी जमीन से कैसे पार पहुंच गए। यानी आतंकी हमलों के बाद पाकिस्तान की प्रतिक्रिया अगर उसकी पूर्व नीति को ही साफ कर रही है, तो दूसरी तरफ भारत भी फिर एक बार उसी दायरे में आकर खड़ा हो गया है जहां हर प्रधानमंत्री को लगता है कि उसके कार्यकाल में पाकिस्तान के साथ संबंध बेहतर हो जाएंगे, लेकिन स्थिति जस की तस। क्या यह बात वाकई कहीं इस रूप में तो नहीं देखी जा रही कि दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की लाहौर यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी को बांध दिया या फिर नवाज शरीफ को बांध दिया? या इन दोनों हालातों के बीच कई सवाल ऐसे निकल पड़े कि हम कोई भी फार्मूला खोजें, अपने देश में सहमति कहां बन पाएगी? पाकिस्तान के अंतर्विरोध में कहीं प्रधानमंत्री मोदी फंस तो नहीं रहे हैं? ये सारे सवाल बार बार उस दिशा में ले जाते हैं। और वाकई कितने घंटे चाहिए, क्योंकि 15 तारीख को लेकर अब भी उलझन है, बातचीत होगी या नहीं होगी। लेकिन उन सब से इतर लिटमस टेस्ट किसका है? ये
अभी भी 100 घंटे बाकी हैं 15 जनवरी की तारीख आने में, जब विदेश सचिव स्तर की बातचीत होनी है। लेकिन बातचीत हो या ना हो, यह प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के एक ऐसे एसिड टेस्ट से जा जुड़ा है जो फेल हुआ तो हालात विस्फोटक भी हो सकते हैं। क्योंकि एक तरफ अमेरिका भी पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है और मोदी सरकार पठानकोट पर पाकिस्तान की जीआईटी यानी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को भी शुरुआती सफलता मान रही है। लेकिन मोदी सरकार नए हालात में उलझ गई है कि वह बात भी करे और हमले भी हों तो फिर अपनी कही बातों से ही वो पलटती दिखाई देगी, और दूसरी तरफ बात ना करे तो पहले दिन ही नवाज शरीफ को आमंत्रित करने का मतलब बचेगा क्या। जाहिर है यह सवाल प्रधानमंत्री मोदी की चौंका देने वाली लाहौर यात्रा के बाद कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है। क्योंकि लाहौर यात्रा से पाकिस्तान के हाथ बन गए ये भारत सोच सकता है, वहीं लाहौर यात्रा से प्रधानमंत्री मोदी के हाथ बन गए ये पाकिस्तान भी सोच सकता है। क्योंकि मोदी नवाज की मुलाकातों के बावजूद ये अपने आप में सवाल है, क्या नवाज शरीफ मोदी के साथ किसी फार्मूले को बनाए और उस पर पाकिस्तान की सेना, आईएसआई और वहां की आवाम ही नहीं बल्कि कट्टरपंथी संगठनों में भी सहमति हो जाए? यह संभव है नहीं। वहीं पाकिस्तान के अंतर्विरोध में अगर प्रधानमंत्री मोदी फंसते हैं तो फिर कांग्रेस तो दूर, वक्त बीतने के साथ संघ परिवार भी सवाल खड़ा करेगी। कह सकते हैं पठानकोट की घटना न केवल भारत के साथ बातचीत की इच्छा के लिए पाकिस्तान की ईमानदारी और गंभीरता का लिटमस टेस्ट है, बल्कि यह मोदी की पाकिस्तान नीति की भी परीक्षा है और मोदी इसमें चूकना नहीं चाहेंगे। इसीलिए आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान के मुद्दे पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। यानी एनएसए अजीत डोभाल के निशाने पर आने के बाद पाकिस्तान को लेकर पहली बार बातचीत पीएमओ से बाहर विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय भी कर रहा है, यह भी नजर आया। ध्यान दीजिए तो सब कुछ पीएमओ में केंद्रित था और एनएसए केंद्र में था। एनएसए पर इन सब के बीच अभी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ साहब, जनरल मुशर्रफ ने बहुत साफ सीधे निशाना साधा है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर और कहा कि रवैया दोस्ताना नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ का दोस्ताना ठीक नहीं है और पठानकोट पर पाकिस्तान का रुख सकारात्मक है, इस बात का जिक्र किया गया और यह भी कहा गया है कि दरअसल भारत नकारात्मक रवैया अपना रहा है। इस बात का जिक्र जनरल मुशर्रफ ने किया है। क्या कहा उन्होंने, हम आपको ये सुनाते हैं, इसका मजमून है क्या असल में। आए दिन पाकिस्तान को बुरा भला कह रहे हैं, आए दिन एक ऑफेंसिव चीजें ऐसी करते हैं कि आदमी यहाँ पाकिस्तान की पब्लिक गुस्से होती है और मुझे भी फ्रैंकली आई एम वन ऑफ देम कि व्हाट इज ही ट्राइंग। मतलब वो बांग्लादेश गए हैं तो 71 वॉर सरेंडर की तस्वीरें एक्सचेंज हो रही हैं। ये फ्रेंडली एटीट्यूड है हमारे साथ? ये तो आप हमारे मुंह पे तमाचा मार रहे हो, ऊपर से आप हमसे दोस्ती करते हो, हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हो, ये कैसे होगा? हाउ कैन दैट बी? अफगानिस्तान में जाते हो वहां हमें बुरा भला कह रहे हो, फिर इधर आकर हाथ मिला रहे हो, तो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? सवाल इन सब के बीच यही है कि भारत की विदेश नीति इस दौर में आक्रामक तो हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इन सब के साथ यह भी सवाल है कि एनएसए यानी अजीत डोभाल इस दौर में केंद्र में आकर खड़े हो गए हैं। क्या यह माना जाए कि पहली बार यानी अटल बिहारी वाजपेयी के दौर से मोदी के दौर तक के बीच में एनएसए 5 हुए, 5वें एनएसए अजीत डोभाल है। जरा आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आक्रामक विदेश नीति का मतलब क्या है। ब्रजेश मिश्रा, जेएन दीक्षित, एमके नारायणन, शिवशंकर मेनन और अब अजीत डोभाल जी, देश के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ठीक वैसे ही संकट से घिरे हैं जैसे देश के सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा घिरे थे। याद कीजिए, ब्रजेश मिश्रा 15 बरस पहले कंधार हाईजैक के बाद निशाने पर आ गए थे और तब तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों के साथ साथ वाजपेयी सरकार के साथ खड़े जेठमलानी ने भी ब्रजेश मिश्रा को निशाने पर ले लिया था। और अब पठानकोट हमले के बाद तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों के साथ साथ बीजेपी के ही साथ खड़े सुब्रमण्यम स्वामी भी ठीक उसी तरीके से अजीत डोभाल को निशाने पर ले रहे हैं। Mr. Doval has got a lot of time. The foreign secretary has got a lot of time to chill. Let them go and have a nice dinner with them. अब मैं नहीं जानता हूँ, मैं कहता हूँ आपके पास बहुत फुर्सत है, पाकिस्तान रोज जाइए। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को निशाने पर लेने का मतलब प्रधानमंत्री को निशाने पर लेना होता है, क्योंकि वाजपेयी के दौर में ब्रजेश मिश्रा वाजपेयी के प्रधान सचिव भी थे। हालांकि अजीत डोभाल प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव नहीं है, लेकिन पीएमओ में एनएसए को ही आंख कान माना जाता है।
और ध्यान दे तो विदेश नीति को लेकर मोदी सरकार की हल पहल इस दौर में एनएसए के अनुरूप रही है, यानी आक्रामकता के साथ विदेश नीति परिणाम देगी, इसकी पहल हो चली है। क्योंकि श्रीलंका में राजपक्षे का चुनाव हारना माना यही गया उसके पीछे एनएसए थे। चीन की घुसपैठ को लेकर सीधे चेताना प्रधानमंत्री ने सीधे कहा था। म्यांमार सीमा पर सैनिक कार्रवाई माना यही गया, एनएसए ने सीधी कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ाए। लेकिन कार्रवाई के सीधे तरीके नेपाल और पाकिस्तान में जाकर अटक गए, यानी पहली बार सरकार का रवैया सीधा और तीखा है, तो परिणाम और उसका विश्लेषण भी सीधा ही हो रहा है। मसलन नेपाल इस दौर में चीन के करीब चला गया और भारत से दूरी बना ली गई, और पाकिस्तान का सीजफायर उल्लंघन से लेकर आतंकी हमलों को लेकर नजरिया कुछ बदला नहीं। और साथ ही पश्चिमी देशों को लेकर इस दौर में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी के बोल में भी परिवर्तन आया। यानी याद कीजिए तो पहले ये लग रहा था कि पश्चिमी देशों को लेकर उनका रुख कड़ा रहेगा, लेकिन इस दौर में दोस्ती वाला है। तो सवाल यही है, अगर विदेश नीति की आक्रामकता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की है तो पहली बार ऐसे टेस्ट देश के एनएसए का भी है। और इन सब के बीच कहीं ना कहीं दिल्ली की एक मुश्किल कश्मीर को लेकर भी है, क्योंकि झटके में सियासी पारा इसलिए गर्म हो गया कि कहीं महबूबा मुफ्ती सोनिया गांधी के साथ गलबैयां तो नहीं डाल लेगी। लेकिन इन सब के बीच जो भी रिपोर्ट आई, जैसी रिपोर्ट भी आई, लेकिन दिशा है, जो अनुभव मुफ्ती मोहम्मद सईद के पास था क्या महबूबा के पास है, और उनकी सियासत जाती किस दिशा में है। एक ही दिन शोकाकुल महबूबा मुफ्ती से संवेदना जताने सोनिया गांधी भी पहुंची और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी। और श्रीनगर से दिल्ली तक सियासत गर्म हो गई कि कहीं बीजेपी का साथ छोड़ महबूबा मुफ्ती कांग्रेस के साथ तो नहीं चली जाएंगी। जाहिर है यह सवाल हर उस जहन में जो जानते हैं कि पीडीपी और बीजेपी का साथ दो ध्रुवों का मिलन है, और इसे अपने अनुभव से मुफ्ती सईद ने तो साध लिया, लेकिन महबूबा की जो राजनीतिक पहचान है उसमें बीजेपी के साथ वो कितने कदम चल पाएंगी, यह भी सवाल है। लेकिन इस सियासी कोहरे को सोनिया के साथ महबूबा से मिलने गए कश्मीर के ही कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद ने दिल्ली पहुंचकर साफ किया। जाहिर है कांग्रेस से ही मुफ्ती निकले, लेकिन सच यह भी है महबूबा उस सियासत को भी देख रही है जहां पीडीपी वादी से आगे जम्मू में भी विस्तार करे, और यह विस्तार कांग्रेस के साथ जाने से नहीं होगा, बल्कि बीजेपी के साथ खड़े होकर जम्मू कश्मीर को अपने सपने के अनुकूल बनाने से जरूर हो सकता है। वहीं बीजेपी भी फिलहाल सत्ता छोड़ना नहीं चाहती, इसीलिए कांग्रेस के साथ महबूबा के जाने की खबर उड़ी तो भी बीजेपी ने संयम बरता और महबूबा पर खुली सहमति ही जताई। तो सवाल सोनिया गांधी से मिलने के बाद नई सियासी लकीर खींचने का नहीं, बल्कि उस आत्मीयता का कहीं ज्यादा है जो मुफ्ती परिवार का गांधी परिवार से बरसों से है। इसीलिए महबूबा ने इस दौर में तमाम पीडीपी नेताओं से कह दिया कि कुछ दिन वो खामोश रहें, तब तक खामोश रहें जब तक वो शपथ न ले ले। इस दौर में वो अपने शोकाकुल परिवार को संभाल रही हैं, और इसके बाद सारे पीडीपी के नेता खामोश हो गए हैं। तो बीजेपी के साथ ही रहेंगी महबूबा मुफ्ती, लेकिन इस देश की सियासत इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि दरअसल सियासत के लिए किसी भी दिशा में कोई जा सकता है। दरअसल ये नजारा मालदा हिंसा के साथ नए तरीके से सियासी तौर पर हर राजनीतिक दल परिभाषित कर रहा है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार चुनाव के वक्त गोवध के मुद्दे ने समूची देश की सियासत को गरमा दिया था। मालदा की हिंसा भी देश को डरा रही है, और सियासत ये कहने से नहीं चूक रही कि 100 दिन ही बचे हैं चुनाव होने में, तो जाहिर है राजनीति साधी जा रही है। वहीं राम मंदिर का मुद्दा भी सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाकर उस सियासत को हवा दे दी है, जिससे यूपी के सामाजिक समीकरण चुनावी समीकरण में अभी से बदलते दिखाई देने लगे, क्योंकि वहां अगले बरस चुनाव होना है। तो क्या सांप्रदायिकता शब्द ही चुनावी सियासत से जा जुड़ा है, और हिंसा को सांप्रदायिकता से जोड़कर समाज के भीतर डर और खौफ पैदा कर वोटों का ध्रुवीकरण करना इस दौर में आसान हो चुका है, या फिर सेकुलरिज्म को भी सांप्रदायिकता की परिभाषा में लपेटकर हिंसा को कानून व्यवस्था के दायरे में लपेटा जा रहा है। ये दोनों सवाल आरोप प्रत्यारोप के साथ आज खुले तौर पर उभरे। हम यहाँ पर आए थे जिन लोगों का कानून पर विश्वास टूट गया है, जो घबरा गए हैं, उनका विश्वास वापस दिलाने के लिए हम आए थे। मॉर्निंग में वो लोग फैक्ट फाइंडिंग मिशन में नहीं था, उनका मतलब कुछ अलग था। उनका मतलब था वो जो कम्युनल टेंशन का एक स्टोरी बनाने,
तो वापस भेज दिया, अच्छा किया। तो मालदा की हिंसा को देखने का ये अलग अलग नजरिया है जरूर, या फिर कहें चुनाव को लेकर अपनी अपनी पार्टी के अनुकूल माहौल बनाने का एक सा ही नजरिया है। समझे जो, क्योंकि स्थानीय हिंसा या सांप्रदायिक हिंसा से इतर सीपीएम का नजरिया अलग है। उसका मानना है कि अवैध और गैर कानूनी धंधों को शह देने वाली पुलिस का नतीजा ही मालदा हिंसा है। तो जाहिर है इन सब के बीच कांग्रेस की खामोशी भी हर किसी को खल रही होगी। लेकिन सवाल 3 है, सांप्रदायिक हिंसा का मतलब क्या बीजेपी को लाभ मिलना है? कानून व्यवस्था का मामला क्या सीपीएम को लाभ पहुंचा देगा? या फिर छिटपुट हिंसा क्या ममता की सत्ता को बचा लेगी? हो जो भी, लेकिन ये सारे हालात क्यों चुनावी राजनीति को ही साधते हैं? इस सवाल का जवाब CSDS यानी सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के सामाजिक विश्लेषण से भी पता चलता है। तो हमने 1992 के बाद से अब तक हुए तमाम हिंदू मुस्लिम जो फिसाद हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की। इन 89 में 2 तरह के, मोटे तौर पर 2 तरह की वारदातें थीं, और जैसे ही चुनाव का माहौल आता है तो वैसे ही उन्हीं लोगों को जो इन दंगों में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे चुनावी टिकट दिए जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी।